हेलो स्टूडेंट्स, मैं विष्णु गुप्ता आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कैम प्लस में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं डी और एफ ब्लॉक के जो अपना चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 और क्लास 12th का। तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं उन सभी का डिस्कशन करेंगे। ठीक है भाई, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो क्या है, निम्नलिखित में कौन से आयन का जलीय विलयन रंगीन नहीं होता। मतलब कौन सा आयन है इनमें जो ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हैं। आप इन चार ऑप्शन में ये देखना है कि कौन सा कलरफुल नहीं है, मतलब रंग उत्पन्न नहीं करेगा। तो भाई आप सभी देखेंगे यहाँ पे देखेंगे तो क्या देख रहा है, हम कहेंगे मैग्नीज है, उसके बायतम कोष में D5 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो डी में 6 है और क्रोमियम में D4 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है, जबकि जिंक में आप देख रहे हैं D10 है। हम कहते हैं कि अगर जिसका d ऑर्बिटल भरा हुआ होता है और उसका आप देखेंगे कि इसका जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा वो ऑर्गन और 3D10 होगा, और उसके बाद हम कह देंगे 4s में क्या होगा, 0। तो हम कहेंगे इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है सूडो इनर्ट जैसा है, तो हम कहेंगे ये क्या होगा, रंगहीन होगा, कलरलेस होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा से, क्योंकि इसका d ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, संक्रमण धातुओं का युग्म है, मतलब इनमें से आपको बताना है कि कौन सा संक्रमण धातु इसमें है। तो देखो भाई, संक्रमण धातु से कहते हैं जिसमें d ऑर्बिटल होता है, जिसमें ए इनकम्प्लीट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं उनको संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व। तो देखो इनमें आप युग्म देखेंगे तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लुटीशियम। लुटीशियम ए ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, तो हम कहेंगे तो यहाँ पे लुटीशियम नहीं होगा, और लुटीशियम और जिंक तो होगा ही नहीं, क्योंकि जिंक तो आप सभी जानते हैं संक्रमण तत्व नहीं कहलाता, सिर्फ डी ब्लॉक का तत्व कहलाता है, क्योंकि इसमें D10 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। तो जिंक नहीं होगा, जिंक वाले ऑप्शन को तो ऐसे ही काट दें, ये से वाला भी कट जाएगा। तो ऑप्शन बचा है सिर्फ द, क्या बचेगा, द, क्योंकि लुटीशियम ए ब्लॉक का तत्व है। तो ए ब्लॉक वाले तत्व को हम ऐसे ही नहीं देखते, क्योंकि हमें सिर्फ संक्रमण पूछा है, अंतर संक्रमण नहीं पूछा। तो हम कहेंगे यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा द। ठीक है भाई, क्योंकि ओरम और कॉपर आप सभी जानते हैं, इन सभी के बाह्यतम कोश में आप देखा होगा कि इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपने देखा होगा, 4s1 होता है, 3D10 होता है कॉपर में, जबकि ओरम में क्या होता है, इसके नीचे ही पाया जाता है। ठीक है, तो मतलब ये हम कहते हैं वर्ग नंबर जो 11 है उसके तत्व होते हैं। तो चले, आप सभी को मैंने बता दिया कि ओरम और कॉपर है वो यहाँ पे क्या होंगे, संक्रमण धातु का युग्म होगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है वो देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व +8 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। तो हम कहेंगे प्लेटिनम नहीं दर्शाता, क्योंकि प्लेटिनम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाता है, ज़्यादा से ज़्यादा +4 दिखाएगा। मैग्नीज +5 दिखाएगा। कॉपर नहीं दिखाएगा, +1 और +2 दिखाता है। लेकिन ओस्मियम होता है, याद रखना, +8 ऑक्सीजन अवस्था तक दिखाता है, याद रखना। और इसके बाद चलते हैं चौथा क्वेश्चन जो दिया है, फोर्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है किसी संक्रमण तत्व की उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था किसके बराबर हो सकती है। तो देखो भाई, किसी भी तत्व की संक्रमण तत्व इसकी उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था क्या होती है, N-1 D NS इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन भी निकल सकते हैं NS वाले, और N-1 D वाले भी निकल सकते हैं। तो देखो ए ऑप्शन होगा नहीं, बै भी नहीं होगा, सिर्फ डी दिखा रखा है। इसमें ऑप्शन होगा अपना सी, क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, ऑप्शन होगा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो लिखा है, निम्नलिखित में कौन से आयन में अनुचुंबकीय गुण सर्वाधिक है। आपको पता करना है कि सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में आ, वो चेक कर लो। देखो आप देखोगे कॉपर में तो D9 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, और D9 है तो हम कहेंगे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसमें, ठीक है, जबकि आप जिंक में देखोगे तो इसमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है। जबकि मैग्नीज में देखोगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 होगी, क्या होगी, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे 5। जबकि हम टाइटेनियम में देखते हैं तो हम कहेंगे टाइटेनियम में इलेक्ट्रॉन जो होता है, हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं, स्कैंडियम के बाद में आता है टाइटेनियम। स्कैंडियम का टाइटेनियम के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में 3D2 और 4s क्या होता है, 2 होता है।
तो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो डी में बचते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है। तो भाई सबसे ज़्यादा अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन है बै में, ठीक है, 5। चले उसके बाद बात करते हैं, इसमें ऑप्शन हो जाएगा बै। फिर बात करते हैं छठे क्वेश्चन में। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखें। छठा क्वेश्चन में दिखा रहा है कि डी खंड के अन्य तत्वों की भांति जिंक परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था निर्दर्शाता। तो देखो हम कहेंगे जो जिंक परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था नहीं दर्शाता, क्यों नहीं दर्शाता, इसका कारण बताओ। हम कहते हैं कि इसमें ऑप्शन दिया है ये नरम धातु है, नहीं ये भी नहीं होगा। डी कक्षक पूर्ण भरा है, हाँ भाई डी कक्षक ये क्या होता है, पूर्ण भरा हुआ होता है, इसलिए हम कहते हैं सिर्फ NS वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो ही निकाले जा सकते हैं, इसीलिए हम कहते हैं जिंक होता है वो +2 ऑक्सीजन अवस्था ही दर्शाता है केवल। हम कहेंगे इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा बै, ठीक है, आगे वाले देखने की जरूरत ही नहीं है। अगले बात करते हैं 7 क्वेश्चन में। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व केवल एक ही प्रकार की ऑक्सीजन अवस्था दर्शाता है। अभी मैंने आपको बताया था जिंक दर्शाता है सिर्फ एक ही प्रकार की, कौन सी दिखाएगा, Zn+2 दिखाता है, कौन सी दिखाता है, जिंक +2, ठीक है भाई। तो आपने अगर स्कैंडियम भी आ जाता तो ध्यान रखना स्कैंडियम +3 दर्शाता है, तो स्कैंडियम अपने ऑप्शन में है नहीं है, इसलिए हम कहेंगे जिंक यहाँ पे ऑप्शन में होगा। निकल क्योंकि हमें पता है +2 भी दिखाता है, +3 भी दिखा सकता है, और मैग्नीज तो +2 से +7 दिखाता है, और क्रोमियम होता है +1 भी दिखाता है, +2 दिखाता है, +6 तक दिखाता है, तो हम कहेंगे इसलिए ऑप्शन होगा अपना बै। चले आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संक्रमण धातु के लवण सामान्यतः रंगीन होते हैं, मतलब आपको पूछा है जो संक्रमण धातु के जो सोल्ट हैं वो कलरफुल होते हैं, क्यों होते हैं। हम कहते हैं इनमें पूर्ण भरे डी कक्षक होते हैं, ना भाई अगर पूर्ण भरे हुए डी कक्षक होते हैं तो हम कहेंगे वो संक्रमण होते ही नहीं। फिर दूसरा है ये पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित करते हैं, ना अगर पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित करते हैं तो ये रंग उत्पन्न नहीं करते। बात करते हैं डीडी संक्रमण, हाँ जी इसमें डीडी संक्रमण होता है। संक्रमण तत्वों में हमेशा कौन सा संक्रमण देखने को मिलता है, डीडी संक्रमण, और डीडी संक्रमण के कारण इनके रंग होते हैं हल्के, कौन से होते हैं, हल्के रंग के देखने को मिलते हैं। तो मैंने आपको बता दिया इसका ऑप्शन होगा डीडी संक्रमण। ये चौथा है डी विद्युत चुंबकीय विकिरणों का उत्सर्जन, नहीं ये भी नहीं होगा। तो इसमें सिर्फ डीडी संक्रमण के कारण संक्रमण तत्वों में रंग उत्पन्न होता है। अगला 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, इसको थोड़ा नीचे लेते हैं। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कौन सी युग्म की धातुओं का आकार लगभग समान है। इनमें आपको बताना है कि इनमें कौन सा युग्म है उसके जो धातु है उनका समान होता है। आप सभी को पता होगा 3D, इसमें सभी सारे 3D 4D 5D के दे रखे हैं, तो हम कहेंगे 3D 4D 5D। आप सभी को पता है ऊपर से नीचे जाते हैं तो आकार क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन संक्रमण धातु में याद होगा 4D से 5D में जाते हैं तो लेंथेनॉइड संकुचन की वजह से, कौन से संकुचन की वजह से, लेंथेनॉइड संकुचन की वजह से क्या होता है 4D और 5D जो तत्व है, आवर्त के तत्व है, उनका आकार क्या हो जाता है, समान। तो आप चेक करें इसमें 4D और 5D के कौन से हैं। क्रोमियम नहीं होगा, द ऑप्शन तो 3D का है, और बै भी कॉपर 3D का है, स्कैंडियम होगा नहीं, ऑप्शन बचता है सिर्फ कैडमियम और मरकरी, क्योंकि कैडमियम हम कहते हैं ये अपने पास 4D का है, मरकरी अपने 5D का तत्व है, मतलब 5वें आवर्त का तत्व है, 5वें नहीं 6ठे आवर्त का। अब बात करते हैं हमारे मतलब कैडमियम में तो क्या होता है 4D होता है, और मरकरी में क्या होता है 5D होता है, इसलिए हमने कहा कि इनका आकार क्या होता है, समान, क्योंकि इनमें लेंथेनॉइड तत्व बीच में आ जाते हैं, इसलिए इनका आकार क्या हो जाते हैं, समान। चलो ऑप्शन होगा ए। उसके बाद बात करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की तृतीयक आयनन एंथैल्पी का मान सर्वाधिक होगा। तो देखो भाई तृतीयक आयनन एंथैल्पी का मान उसी का ज़्यादा होता है जिसमें या तो हाफ फिल्ड हो या फुल फिल्ड हो। अगर आधे भरे हुए होते हैं या पूर्ण भरे हुए होते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं होता। तो आप देखिए भाई क्रोमियम है, इसमें आप देखोगे तो 3D क्या होता है 5 होता है, और 4s क्या होता है 2 होता है। तो आप बताओ 2 इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है क्योंकि ये बाह्यतम होते हैं। हम कहते हैं n-1 मतलब उपांत्य कोश वाले इलेक्ट्रॉन को निकाल नहीं सकते क्योंकि नाभिक का आकर्षण ज़्यादा होता है। तो देखो भाई 2 इलेक्ट्रॉन तो निकाल सकते हैं आज आगे आसानी से, जबकि हम 3D 5 वाला 3D ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन
नहीं निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर होगा मैग्नीज। क्या होगा? मैग्नीज आंसर होगा भाई, ए ऑप्शन इसका होगा। क्रोमियम वाले में आप देख सकते हैं, क्रोमियम में 3d5 होता है और 4s1 होता है। तो भाई देखो, इसमें एक इलेक्ट्रॉन अगर निकालेंगे तो सेकंड वाले के लिए आयनन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, मतलब तर्क तो कोई ज़्यादा नहीं होगी, सेकंड वाली आयनन एंथैल्पी ज़्यादा है। आयरन में देखो, आयरन में क्या होता है, ऐसा विन्यास होता है 3d6 4s2। तो हम कहते हैं दो इलेक्ट्रॉन को इजीली निकाला जा सकता है, तीसरा इलेक्ट्रॉन भी निकाला जा सकता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसमें 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, मतलब तटस्थ आयनन एंथैल्पी का मान बहुत कम है। वैसे ही वेनेडियम है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम आता है। वेनेडियम में क्या होता है 4s2 और 3d में कितना होता है 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बात बताओ भाई, दो इलेक्ट्रॉन ये निकाल ले तो एक इलेक्ट्रॉन ये निकाल सकते हैं, कोई ज़्यादा जोड़ नहीं आएगा। तो हम कहेंगे 3d क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे आप मैग्नीज था, उसी में सिर्फ हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन बन रहा था, इसलिए हम कहते हैं कि इसके लिए तटस्थ आयनन एंथैल्पी का मान ज़्यादा होगा। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो देखें। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में अम्लीय ऑक्साइड है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अम्लीय ऑक्साइड होगा। तो ध्यान रखना, हम कहते हैं जिस पे ऑक्सीकरण अवस्था जिसकी उच्च होती है, या मैं कहूँ जिस मेटल पे चार्ज ज़्यादा आएगा वो ही अम्लीय नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा। और जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था कम होती है, जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था कम होगी वो बेस की तरह व्यवहार करेगा, क्षार की तरह व्यवहार करेगा। और जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था एसिड और बेस के बीच की होगी उसको हम उभयधर्मी बोलते हैं, एम्फोटर्मिक बोलते हैं। ठीक है भाई। तो हम अब देखते हैं किसकी ऑक्सीजन अवस्था सबसे ज़्यादा है। इसमें आप देखते हैं मैग्नीज ऑक्साइड में देखो, एक ऑक्सीजन पे -2 है तो मैग्नीज पे चार्ज आएगा +2। जबकि Mn2O3 में देखो, एक ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2, तो 3 पे कितना हो गया -6। तो हम कहेंगे ये मैग्नीज पे कितना चार्ज ला के छोड़ेगा +6। तो एक मैग्नीज पर कितना चार्ज आएगा +3, क्योंकि दो मैग्नीज दिए हुए हैं। कितने मैग्नीज दिए हुए हैं? 2। तो हम कहेंगे एक मैग्नीज पे आएगा +3 चार्ज। चले, हम कहते हैं इस पे +2 देखने को मिला, इस पर +3 देखने को मिला है। जबकि सह वाले में देखो, एक मैग्नीज से दो ऑक्सीजन जुड़े हैं, तो एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, 2 पे -4। तो हम कहेंगे इस मैग्नीज पे आएगा +4, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज आता है। तो यहाँ पे +4 है। जबकि Mn2O7 में देखोगे एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो 7 पे कितना होगा -14। तो हम कहेंगे 2 पे कितना आएगा, 2 पे आएगा, हम कहेंगे 2 पे आएगा +7, क्योंकि जितना ये 7 ऑक्सीजन है वो 2 मैग्नीज पर -14 चार्ज खींच रही है। तो हम कहेंगे इस मैग्नीज पर 2 पर कितना आया +14 चार्ज आया, तो एक पर कितना आएगा +7, कितना आएगा +7। तो हम कहेंगे सबसे ज़्यादा चार्ज किस पे है, हम कहेंगे भाई Mn2O7 में मैग्नीज पर है। हम कहेंगे जिस पर जितना ज़्यादा चार्ज, जिसकी जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन अवस्था, हम कहेंगे वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, अम्लीय नेचर का होगा। चले, मैंने आपको बता दिया है। आपको अगर इसमें से ये पूछ लेता कि इसमें से उभयधर्मी कौन सा है, तो आप बोलते स ऑप्शन, क्योंकि +4 ऑक्सीजन अवस्था वाला उभयधर्मी होता और +2 वाला क्या होता, क्षारीय प्रवृत्ति वाला होता। तो ये मैंने आपको बता दिया है अम्लीय क्षारीय क्या होते हैं। चलें, उसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, लो चुंबकीय धातु का समूह है। लो चुंबकीय इनमें कौन सा होगा? हम कहते हैं लो चुंबक वो होते हैं जिनमें एक बार चुंबक की तरफ रख दो तो वो परमानेंट चुंबक का गुण आ जाता है। तो इसमें ऑप्शन होगा स, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सभी के सभी क्या करते हैं, लो चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं। आगे बात करते हैं, ये याद ही रख लेना भाई, सिंपल सा टॉपिक था। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखें। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, रंगीन आयनों का युग्म है, मतलब कलरलेस। क्या पूछा है? कलरलेस। आप ये देखो, जिंक +2 लिखा है, तो मतलब 3D में क्या बचा है 10, तो भाई ये कलरलेस होगा, हमें पता है। कॉपर प्लस, हमें पता है कॉपर का इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 3d10 4s1। तो एक बात बताओ, हमने कहा कॉपर प्लस लिखा है तो 4s में से इलेक्ट्रॉन गया, तो 3d क्या बचा 10, मतलब दोनों में 3d10 है, मतलब ये रंगहीन होगा, क्या होगा, कलरलेस होगा। अब आप इसी प्रकार आप निकाल के देखना, ब में, स में और द में आप सभी देखेंगे इनमें कुछ ना कुछ क्या रहेगा, डी में इलेक्ट्रॉन रहेंगे, डी ऑर्बिटल में क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन। आप देख रहे हैं जिंक में तो नहीं है, जिंक में तो D10 विन्यास है, लेकिन आप कॉपर में देख रहे हो कि यहाँ पे D9 विन्यास है। तो हम कहेंगे जिसमें क्या होता है,
या तो हाफ फील्ड नहीं हाफ फील्ड हो, या मैं क्या कहूँ फुल फील्ड हो। मतलब हाफ फील्ड तो क्या, जिसमें फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, वही हमेशा किसकी तरह व्यवहार करते हैं, रंगहीन की तरह व्यवहार करते हैं। अब चेक करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो हम कहेंगे अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अंतराकाशी यौगिकों के लिए सही नहीं है। तो वो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, ये रासायनिक रूप से सक्रिय होते हैं। नहीं भाई, ये सक्रिय नहीं होते, निष्क्रिय होते हैं। ठीक है भाई, क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन क्या होते हैं, बराबर बने हुए होते हैं। तो हम कहेंगे अंतराकाशी यौगिक के लिए पहला ऑप्शन ही हमारा सही होगा, क्योंकि सही नहीं है ये पूछा है इसने। तो हम कहेंगे ठीक है, तो ये रासायनिक रूप से सक्रिय होते हैं, तो मतलब हम कहेंगे नहीं। तो ये पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही। और शुद्ध धातु की तुलना में अधिक कठोर होते हैं, हाँ भाई होते हैं। इनका गलनांक क्वथनांक शुद्ध धातु से अधिक होता है, हम कहेंगे हाँ होगा। धात्विक चालकता बनी रहती है, हम कहते हैं हाँ भाई बनी रहती है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही हो गया। बाकी ऑप्शन क्या हो जाएंगे हमारे गलत। मतलब इसने उल्टा पूछा है क्वेश्चन, ध्यान रखना, सही नहीं है। ठीक है, तो हम कहेंगे पहला ऑप्शन सही नहीं है। चलो फिर अगला क्वेश्चन पूछा है अपने को, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक रंगीन नहीं है, कलरफुल नहीं है, ये पूछा है। देखिए निम्नलिखित में कौन सा यौगिक रंगीन नहीं है, कलरफुल नहीं है। आपने देखा होगा K2Cr2 7 तो पीले रंग का होता है, मतलब ये तो रंगीन होता है, कलरफुल होता है। KMnO4 भी रंगीन होता है, टाइटेनियम क्लोराइड भी रंगीन होता है, लेकिन TiCl4 होता है वो रंगीन नहीं होता। तो ठीक है, तो हम कहेंगे यहाँ पे जो आपने तो देखा होगा KMnO4, ये नीली शाही की दवात होती है, उसमें KMnO4 भरा होता है। K2Cr2 7 जो हम कहते हैं हलवे वगैरह बनाते हैं, तो आपने देखा होगा जो पीला रंग होता है वो K2Cr2 जैसा होता है। तो हम कहेंगे K2Cr2 तो भाई रंग कलरफुल होता है, KMnO4 भी होता है, टाइटेनियम क्लोराइड भी होता है, लेकिन TiCl4 कलरफुल नहीं होता। तो ऑप्शन हो जाएगा ब। अब बात करते हैं 16 क्वेश्चन में। 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए निम्नलिखित में बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले परमाणु में से सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था किस परमाणु के द्वारा प्रदर्शित होती है। हम कहेंगे सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था किसकी होगी, हम कहेंगे भाई ये मैग्नीज जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप चेक करो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, मैग्नीज जैसा है। देखो आप इसमें देखेंगे ये तो निकल का है, ये तो किसका है, निकल का, सॉरी निकल का। और ये वाला किसका है, वेनेडियम का। ये वाला किसका है, हम कहेंगे NS1 3D क्या लिखा हुआ है 8, मतलब कॉपर प्लस 1 का लिखा है। किसका लिखा हुआ है, कॉपर प्लस 1 नहीं, कॉपर प्लस 2 का लिखा हुआ है। जबकि हम कहेंगे जो द ऑप्शन बना हुआ है, द ऑप्शन के अंदर आप कह सकते हैं ये मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका है, मैग्नीज का। तो हम कहेंगे मैग्नीज वाले में क्या होता है, सर्वाधिक ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करता है। ये कितनी करता है, +7 करता है। कितनी करता है, +7। निकल ऑक्सीजन अवस्था हाईएस्ट +2 करता है और +3 दिखा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। और वेनेडियम होता है, वो वेनेडियम क्या कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा +5 दिखा सकता है। कॉपर +2 दिखा सकता है, जबकि मैग्नीज +7 दिखा सकता है। तो हम ऑप्शन कहेंगे द राइट होगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, देखें अगला क्वेश्चन है टाइटेनियम +3 आयन का प्रभावी चुंबकीय आघूर्ण है। तो आप देखो भाई टाइटेनियम के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक करें, टाइटेनियम में कितने हैं। तो हम कहेंगे टाइटेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 22। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में होगा NS2। मतलब मैं अगर इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, एक बार इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं। ठीक है, ये इरेज कर लेता हूं। अब देखो इसका जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा वो हम कहेंगे 3D क्या होता है, 2 होता है, और 4s क्या होता है, 2 होता है, और आगे ऑर्गन होता है, क्या होता है, ऑर्गन, अक्रिय गैस। तो एक बात बताओ, हम कहेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, टाइटेनियम +3, मतलब 2 तो ऐसे गया, एक डी से चला जाएगा, तो डी में बचेगा 1 इलेक्ट्रॉन। डी में कितना बचेगा, 1 इलेक्ट्रॉन। तो हम कहेंगे जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो उसका चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू बराबर क्या होता है, √n+2 होता है। तो आप सभी देखेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, 1 + 1 + 2, तो हम कहेंगे ये हो जाएगा √3, और √3 की वैल्यू होती है 1.732 बोर मैग्नेटॉन। चुंबकीय आघूर्ण की यूनिट क्या होती है, बोर मैग्नेटॉन। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। फिर बात करते हैं 18वें क्वेश्चन में। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रथम संक्रमण श्रेणी में किस धातु का गलनांक उच्चतम होता है।
तो हम कहेंगे आप जो प्रथम संक्रमण श्रेणी है उसमें अगर गलनांक की बात करते हैं सबसे ज़्यादा होने की, तो हम कहेंगे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो गलनांक होता है वो होता है क्रोमियम का। किसका होता है? क्रोमियम का। क्रोमियम का गलनांक सबसे क्या होता है? ज़्यादा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देखेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा 3d5 4s1, और आगे कौन हो जाता है? ऑर्गन। 18 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक सेम होता है। तो आप कहेंगे हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो हम कहेंगे उनके जो गलनांक और क्वथनांक के मान होते हैं वो हमेशा ज़्यादा होते हैं। तो ऑप्शन इसीलिए यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा? ब। और किसी में ऐसा हाफ फील्ड वाला ऑप्शन नहीं है, इसीलिए आप यहाँ पे करेंगे क्रोमियम। ठीक है भाई। कॉपर में आपको दिख रहा होगा, कॉपर में फुल फील्ड है, ठीक है, इसीलिए हम कॉपर वाला यूज नहीं करेंगे। अब बात करते हैं 19वें क्वेश्चन में। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए 19वें क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में किस धातु का घनत्व अधिकतम होता है? तो आप घनत्व आपको बताना है सबसे ज़्यादा किसका होगा। हम कहेंगे यहाँ पे जो घनत्व का बात पूछा है, तो घनत्व हम कहेंगे सह ओस्मियम का ज़्यादा होगा, क्योंकि आप सभी देख रहे हैं ये मरकरी लिखा हुआ है, ये 5D का 5D श्रेणी का है। और हम बात करेंगे प्लेटिनम होता है, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, ये 4D श्रेणी का है। और हम ये कहेंगे प्लेटिनम है वो 5D श्रेणी का है। वैसे होता तो ये ओस्मियम ये भी 5D का है। आप सभी देखेंगे कि प्लेटिनम निकल प्लेटिनम प्लेटिनम होता है, तो इसका हम कहते हैं कि ये 4D एलिमेंट का जो 4D एलिमेंट का तत्व होता है। और आप निकल वाला जो एलिमेंट आ रहा है, मतलब जो वर्ग नंबर 10 आ रहा है उसका तत्व है। और वर्ग नंबर 10 वाले तत्व में क्या होता है? हम कहते हैं वहाँ इलेक्ट्रॉन तो बढ़ते ही हैं, साथ में हम कहेंगे आवरण प्रभाव भी बढ़ता है, मतलब परिरक्षण प्रभाव भी बढ़ता है, जिसकी वजह से आप कहोगे कि यहाँ पे जो ओस्मियम होता है उसका घनत्व ज़्यादा होगा। और मरकरी तो आप सभी जानते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है, लेकिन इसका जो वॉल्यूम होगा वो कम होगा। ठीक है, तो हम कहेंगे यहाँ पे जो ऑप्शन होगा सही याद ही रखना होगा आपको। अगला जो 20वां क्वेश्चन है, देखें 20वें क्वेश्चन में क्या पूछा है। आपको कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो देखो उभयधर्मी कौन सा है आपको मैं बता देता हूँ। आपको मैंने पहले भी बताया था उभयधर्मी के लिए जिसकी ऑक्सीजन अवस्था बीच की होगी, जैसे इसकी +2 है, इसकी भी +2 है। और आप यहाँ भी देखोगे यहाँ पे +6 दिखाई दे रही है, और यहाँ पे कितनी दिखाई दे रही है? +2। आप सभी देखना भाई, अगर ऐसी अगर कंडीशन आए, ऐसी अगर क्या आए कंडीशन आए, और आपको अगर बतानी हो कि ऑक्सीजन अवस्था क्या होगी, तो यहाँ पे +6 तो वो तो दिखाएगी अम्लीय को। तो आपको उभयधर्मी बतानी है, तो देखो भाई बतानी पड़ेगी, ये द ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो अम्लीय को बता रहा है, +6 ज़्यादा होती है ऑक्सीजन अवस्था। तो हम बताएंगे ए तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं होगा? देखो जिसका हम कहेंगे कि जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, या मैं कहूँ कि जो हम कहेंगे एटॉमिक नंबर से ही आप देख लेना, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसको उसका जो ऑक्साइड होता है वो किस प्रकार का होता है? उभयधर्मी प्रकार का होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे ये जो जिंक होगा वो उभयधर्मी प्रकार का बनाता है, जबकि कोबाल्ट और आयरन होते हैं वो अम्लीय प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। चले हम बात करते हैं अगला जो क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में कौन सा आयन प्रतिचुंबकीय है। आपको बताना है डायमैग्नेटिक कौन सा है, मतलब डायमैग्नेटिक का अर्थ होता है जिसमें डी ऑर्बिटल भरा हुआ हो, D10 विन्यास होगा, वो होगा प्रतिचुंबकीय। तो देखो कॉपर +2 में तो D9 है, निकल और मैग्नीज वाले में आप सभी देख रहे हैं निकल में D8 है, मैग्नीज में D5 है, तो ये दो तो हो नहीं सकते। टाइटेनियम और कोबाल्ट में आप देख सकते हैं स्कैंडियम के बाद में आता है टाइटेनियम, और इसका आप देखेंगे कि स्कैंडियम और टाइटेनियम इसमें आप देखेंगे कि +1 एक इलेक्ट्रॉन रह गया, डी में क्या रह गया? एक इलेक्ट्रॉन रह गया, जबकि कोबाल्ट में हम कहेंगे D7 इलेक्ट्रॉन ही कॉन्फ़िगरेशन है। तो आप सभी में देख रहे हैं कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बचती है 3। ठीक है, और टाइटेनियम वाले में बच रही है 1 इलेक्ट्रॉन, कॉपर वाले में बच रहा है 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, निकल वाले में बच रहे हैं 2, मैग्नीज वाले में बच रहे हैं 5।
और स्कैंडियम प्लस 3 में आप देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच ही नहीं रहे, मतलब D0 विन्यास है। और हम कहेंगे जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं तो हम कहेंगे वो वाला कैसा व्यवहार करेगा, प्रतिचुंबक की तरह व्यवहार करेगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा द। ठीक है भाई, इसका आंसर मैंने आपको बता दिया, क्या होगा, द होगा। अगले वाले में देखो, निम्नलिखित आयनों में किस युग्म में निम्न ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है। मतलब जो लोअर ऑक्सीडेशन है वो स्थायी किस में होगी। देखो आप इसमें देख रहे हैं टाइटेनियम प्लस 2 भाई ज़्यादा स्थायी नहीं होती, टाइटेनियम प्लस 2 और 3। हम कहेंगे यहाँ पे जो स्थायी आपने देखी होंगे मैग्नीज के जो कंपाउंड होते हैं, यहाँ पे +2 और +4 वाले जो कंपाउंड है वो अधिक स्थायी होते हैं। आपने देखा होगा, इसको मैं थोड़ा सा कंपाउंड बना के दिखा देता हूँ, MnO और MnO2। आपने कंपाउंड बहुत पढ़े होंगे। यहाँ पे मैग्नीज पे +2 चार्ज और यहाँ पे मैग्नीज पर +4 है। तो हम कहेंगे कि अगर मैग्नीज के अगर +2 और +4 वाले कंपाउंड होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, स्थायी होते हैं कंपेयर टू अदर वाले कंपाउंड। जैसे आप देख सकते हैं कॉपर की +1 ज़्यादा स्थायी नहीं होती, कॉपर +2 वाली स्थायी होती है। टाइटेनियम की +2 नहीं स्थायी होकर हम कहते हैं टाइटेनियम +4 स्थायी होता है। ठीक है, तो ये नहीं होगी। और क्रोमियम +2 ज़्यादा स्थायी नहीं होकर क्रोमियम +1 स्थायी होती है। तो आप देख रहे हैं आप +3 वाली ज़्यादा स्थायी नहीं हो रही, तो इसमें सबसे ज़्यादा स्थायी होगी द वाली। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये मैंने आंसर दे रखे हैं, आप आंसर चेक कर सकते हैं। अभी जो मैंने आपको आंसर करवाए हैं उनके आप आंसर खुद भी चेक कर सकते हैं, और इस PDF का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आगे देखिए भाई, आगे भी क्वेश्चन है, उनको अभी हम थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है लेंथेनॉइड संकुचन के कारण होने वाला प्रभाव है। लेंथेनॉइड संकुचन के कारण होने वाला प्रभाव है। इसमें देखो लेंथेनॉइड संकुचन किस में होगा, जिंक और नियोबीडियम है। जर्कोनियम और नियोबीडियम की लगभग समान ऑक्सीकरण अवस्था होती है। तो आप देखें इनकी जर्कोनियम तथा हाफोनियम की लगभग समान परमाणु आकार होता है। लेंथेनॉइड संकुचन के कारण क्या होता है, आप सभी ध्यान रखना, आकार समान रहता है। क्या होता है, आकार समान होता है और कुछ नहीं होता। तो हम कहेंगे यहाँ पे जर्कोनियम और हाफोनियम का क्या है, लगभग परमाणु आकार क्या रहेगा, समान। ऑक्सीकरण अवस्था का कोई लेना देना नहीं है लेंथेनॉइड संकुचन से। ठीक है भाई, तो अगली बात करते हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा ब। ठीक है, फिर बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा हुआ है देखें, लेंथेनम +3 की त्रिज्या इतनी है, लुटीशियम की इतनी है, तो लुटीशियम +3 की त्रिज्या क्या होगी। तो देखो भाई लेंथेनम आपने देखा है लेंथेनॉइड है उसकी जो, सॉरी ये लेंथेनम है, लेंथेनम की जो आपको चार्ज दे रखा है +3, जबकि लुटीशियम, तो हम कहेंगे आप लुटीशियम की जो रेडियस होगी वो क्या होगी, 1.06 से हम कहेंगे। तो देखो हम कहेंगे इनमें परमाणु त्रिज्या जो कम होने वाली है वो होगी, इसकी त्रिज्या कम होगी। क्यों होगी, क्योंकि देखो भाई लेंथेनम से हम लुटीशियम तक जाते हैं, लेंथेनम से हम किस तरफ जाते हैं, लुटीशियम तक जाते हैं। हम तो कहते हैं परमाणु आकार क्या होता है, छोटा होता है। तो हम कहेंगे परमाणु आकार अगर छोटा होता है लेंथेनॉइड की वजह से N-2 में इलेक्ट्रॉन जाने के कारण, तो हम कहेंगे परमाणु त्रिज्या अगर लेंथेनम की इतनी है तो ये लेंथेनम तो भाई किसका तत्व है, 5D का ही तो है। हम कहेंगे ये तो 5D का है। जबकि बात करते हैं लुटीशियम की तो हम कहेंगे ये 4F का एलिमेंट है। तो N-2 में इलेक्ट्रॉन जाएगा जिसकी वजह से त्रिज्या क्या हो जाएगी, कम। तो ऑप्शन हो जाएगा से 0.850 एंगस्ट्रॉम। ठीक है भाई, अगली बात करते हैं सीरियम +4 का स्थायित्व का कारण है। सीरियम +4 स्थायी क्यों होता है, हम कहेंगे सीरियम +4 में क्या होता है, 4f0 विन्यास होता है। कौन सा विन्यास होता है, 4f0। क्योंकि आपने देखा होगा लेंथेनम के बाद में कौन आता है, सीरियम आता है। ठीक है, सीरियम में अगर चारों इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर देगा तो हम कहेंगे इसमें कौन सा विन्यास हो जाएगा, 4f0, मतलब अक्रिय जैसा विन्यास धारण कर लेगा। अक्रिय गैस जैसा मतलब हम कहेंगे ये जिनोन जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धारण कर लेगा। ठीक है, चलो उसके बाद बात करते हैं। देखो इस 4th क्वेश्चन में पूछा है कि ए ब्लॉक के तत्वों के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो हम कहेंगे देखो इस कथन में ये आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं, एकदम सही बात है। हम कहते हैं N-2 में भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन, ये एकदम सही बात है।
ये सभी तत्व रेडियोधर्मी है? नहीं भाई, ये सभी तत्व रेडियोधर्मी नहीं होते, मतलब कथन सत्य नहीं है ब। ठीक है, क्यों नहीं है मैं आपको बता देता हूँ। हम कहेंगे कि जो लेंथेनॉइड होते हैं 4f में जिसमें इलेक्ट्रॉन भरा जाता है वो सभी के सभी रेडियोधर्मी नहीं होते। हम कहते हैं कि जो 5f होता है, श्रेणी होती है जिसको हम एक्टिनोइड श्रेणी कहते हैं, वो रेडियोधर्मी तत्व होते हैं। तो हम कहेंगे ये वाला कथन सत्य नहीं है। अगला जो कथन लिखा था इसमें इलेक्ट्रॉन सामान्यतः 4f तथा 5f में भरे जाते हैं, एकदम सही बात है। 4f में लेंथेनॉइड में, 5f में एक्टिनोइड भरा जाता है। अगला, लेंथेनॉइड की तुलना में एक्टिनोइड में परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। हाँ भाई, देखने को मिलती है। मतलब कौन सा कथन सत्य नहीं है? ब। और बाकी सारे कथन सत्य थे, तो हम कहेंगे आंसर हमारा हो जाएगा ब। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो गैडोलियम का अगला क्वेश्चन दिया है। गैडोलियम का परमाणु क्रमांक 64 है, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा, अगर 64 होता है तो इसका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा वो होगा 4f7 5d1 6s2। क्योंकि हम कहते हैं जो गैडोलियम होता है, गैडोलियम का जो परमाणु क्रमांक 64 होता है, तो हम कहते हैं जिनोन तक 54 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। 54 के बाद में हम कहेंगे अगला इलेक्ट्रॉन 6s में भरा जाएगा, तो 54 2 हो गए 56, और फिर एक जाता है 5d में, और तो 57 हो गए। 57 के बाद में 7 इलेक्ट्रॉन किस में चले जाते हैं? 4f में। मतलब पहले 54 तक जिनोन में जाएंगे, उसके बाद 2 6s में, तो हम कहेंगे 56 हो जाएंगे। उसके बाद 4f में जाएंगे और तो अपने पास 63 हो जाएंगे, तो हम कहेंगे 4f देखो भाई कंप्लीट हाफ फील्ड हो चुका है, तो अब अगला इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? 5d में। इसीलिए में हम कहते हैं इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा 4f7 5d1 6s2। ध्यान रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट है। अगली बात करते हैं, इसमें ऑप्शन मैंने बता ही दिया, ब होगा 5 में। छठे क्वेश्चन में बात करते हैं, लेंथेनॉइड के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, उनमें कौन सा सही नहीं है? आपको जो इनकरेक्ट है वो बताना है। तो देखो, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ श्रेणी में परमाणु त्रिज्या धीरे धीरे घटती है। तो देखो भाई, हम सभी कहते हैं कि परमाणु लेंथेनॉइड में क्या होता है, n-2 में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है कोश में, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो रेडियस होती है वो क्या होने लगती है? धीरे धीरे घटने लगती है। एकदम सही बात है। फिर दूसरा लिखा हुआ है सभी तत्व +3 ऑक्सीजन अवस्था दर्शाते हैं, एकदम सही बात है। सभी लेंथेनॉइड में सामान्य ऑक्सीजन अवस्था होती है +3। फिर अगला जो लिखा है, समान गुणधर्म के कारण लेंथेनॉइड का पृथक्करण आसानी से नहीं होता, एकदम सही बात है, क्योंकि आकार इनके समान होते हैं लेंथेनॉइड के, इसलिए इनका पृथक्करण आसान नहीं है। अगला द ऑप्शन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द ऑप्शन में लिखा हुआ है कि 4f इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता के परिणाम स्वरूप इस श्रेणी के सभी सदस्य +4 ऑक्सीजन। नहीं भाई, मैंने अभी बताया था लेंथेनॉइड +3 ऑक्सीजन अवस्था ही दर्शाते हैं। ठीक है भाई, तो 4f ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, मतलब गलत सेंटेंस है, तो हम कहेंगे हमारा आंसर हो जाएगा द। तो देखो, मैंने सभी आपको क्वेश्चन कराए, नीचे आंसर है, आप उत्तरमाला भी देख सकते हैं। तो आप सभी इन पीडीएफ की आप प्रैक्टिस करें, और जो अगर क्वेश्चन में अगर अभी भी दिक्कत आ रही है, आपको नहीं समझ में आया कोई क्वेश्चन, तो आप कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएं कि सर हमें ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपका ज़रूर सोल्व आउट करूँगा उस क्वेश्चन का। तो चलें, अगले वीडियो में हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच।